नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपक मेड़तवाल। प्रोग्राम में मेरे साथ रहेंगे एचपीसी न्यूज के न्यूज हेड प्रताप राव। देश के राजनीतिक हलकों में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिर राष्ट्रपति कौन बनेगा। कांग्रेस और बीजेपी में से किसी भी दल के पास अकेले अपने दम पर राष्ट्रपति बनवाने की ताकत नहीं होने से इस पद को लेकर घमासान मच रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि फिलहाल पलड़ा प्रणब मुखर्जी के पक्ष में झुका है, लेकिन उनका विरोध करने वालों की भी कमी नहीं है। कुछ लोग उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। वहीं इस बीच में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का नाम भी सामने आता है। वहीं उन लोगों की भी कमी नहीं जो किसी नए चेहरे की बात कर रहे हैं। कौन बनेगा राष्ट्रपति, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन फिर भी ये सवाल बड़ा दिलचस्प है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और शुरुआत करते हैं इस खास रिपोर्ट से। अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा, इसे लेकर गर्माहट शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की आशंकाएं, अटकलें, कयासों के चलते सभी राजनीतिक दल उठापटक में हैं। रायसीना हिल्स की रेस में सभी सियासी दल अपने पैंतरे चल रहे हैं। इस दौड़ में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी, सैम पित्रोदा, इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी को शामिल बताया जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का पिछला कार्यकाल उनको एक मजबूत दावेदार के रूप में पेश करता है। कलाम को पूरे देश में सम्मान की नजरों से देखा जाता है। वे अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। बीजेपी ने उनका नाम उछाला है। वास्तव में वे अगर सामने आते हैं तो खुले तौर पर किसी भी राजनीतिक दल द्वारा उनके नाम का विरोध करना कठिन होगा। हालांकि कलाम गैर राजनीतिक छवि रखते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए नकारात्मक कारण काफी कम दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति पद की इस रेस में अगली दावेदारी हामिद अंसारी की नजर आती है। उनकी दावेदारी का सबसे अहम पहलू यही है कि वे वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, मुस्लिम हैं। सत्ताधारी दल ने ज्यादातर मौकों पर उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति भवन भेजा है। अंसारी को लेफ्ट का समर्थन भी हासिल है, लेकिन ममता बनर्जी विरोध में है। सुषमा स्वराज उनके कद पर सवाल उठा चुकी हैं। राष्ट्रपति पद की रेस में अगला नाम वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी का चल रहा है। वे बड़ा राजनीतिक कद रखते हैं। सभी राजनीतिक दल उनका सम्मान करते हैं, लेकिन दावेदारी के लिए ममता मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। कांग्रेस में भी एक राय नहीं है। इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति को भी राष्ट्रपति पद की दौड़ में माना जा रहा है। नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी स्थापित की। वे साफ छवि रखते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने सीधे या परोक्ष रूप से उनका नाम नहीं लिया है। लेकिन सोशल मीडिया में उनकी खूब चर्चा हो रही है। राष्ट्रपति पद की दौड़ में अगला नाम एसवाई कुरैशी का सामने आ रहा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में उनकी स्वच्छ छवि सामने आ चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह हो सकती है कि सभी सियासी गलियारे अभी तक टीएन शेषन का नाम नहीं भूले हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष रह चुके सैम पित्रोदा भी इस दौड़ में शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन सैम पित्रोदा एक गैर राजनीतिक व्यक्तित्व हैं। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे अटकलों का गणित बढ़ता ही जा रहा है। वास्तविकता में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति का पद देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, देश का सबसे पवित्र पद है। भले ही इस पद पर राजनीतिक व्यक्ति आसीन हो या गैर राजनीतिक व्यक्ति, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वह व्यक्ति सबसे योग्यतम हो। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज। कौन बनेगा राष्ट्रपति, एक बहुत बड़ा सवाल है प्रताप जी। जैसा कि हमने देखा, काफी सारे नाम हैं जिनके ऊपर चर्चा शुरू हो चुकी है। कुछ नाम ऐसे हैं जिनको कह सकते हैं कि पूरी तरह से राजनीति से निकले हुए हैं। कुछ नाम ऐसे भी हैं जो कि पहले राजनीति से दूर थे, लेकिन आज वो राजनीति में शामिल हो चुके हैं, और कुछ जिनकी चर्चा सिर्फ सोशल मीडिया में हो रही है। क्या लगता है आपको, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होगा और किसकी दावेदारी सबसे ज्यादा प्रबल है? दीपक, हम राष्ट्रपति कौन बनेगा इससे चर्चा करें उससे पहले ये बहुत जरूरी है कि आखिर में देश में राष्ट्रपति का ये पद बनाया क्यों गया है। जी, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसा पद, जो कि हमारे शासन का सर्वोच्च पद बनाया, जिसके हाथ में कोई शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी वो सर्वोच्च है, देश का सर्वोच्च है। आखिर में ऐसी व्यवस्था क्यों की? तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण आता है कि दीपक, जिस तरह से हमारे देश को एक रखने के लिए हमारी संस्कृति और हमारी तमाम दूसरी चीज़ें हमारे देश को एकता में पिरोती हैं, कुल मिलाकर हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में भी एक ऐसा पद देखा जो पूरे देश को एक कर सके, देश की जनता का रियल रिप्रेजेंटेटिव हो, देश की जनता का सही नुमाइंदा हो, सही नेता हो।
ऐसे नेतृत्व को तैयार करने के लिए, ऐसा व्यक्ति तैयार करने के लिए जिस पर पूरे देश की जनता विश्वास करती हो और देश की जनता उसके अनुसार चलती हो, क्योंकि इसी से देश की एकता मजबूत होगी और इसी से देश आगे बढ़ेगा। ये सोच के उन्होंने इस पद की स्थापना की। और हम देखते भी हैं कि आज़ादी के बाद लगातार एक के बाद एक जो 2-3 राष्ट्रपति हुए, राजेंद्र प्रसाद हुए, राधाकृष्णन हुए, जाकिर हुसैन हुए, ये जितने भी राष्ट्रपति हुए उनका राजनीतिक कद के कारण नहीं, उनकी जो स्टेटमैनशिप थी जी, उसी के कारण उनका चुनाव हुआ और उन्होंने उसी तरह से परफॉर्म भी किया, जनता भी उनके साथ थी। दीपक जी, तो अगर बात की जाए पहले के वक्त में और अब के वक्त में, अगर एक परिवर्तन आया है, काफ़ी कुछ परिवर्तन है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और भी है कि राजनीति काफ़ी हद तक हावी हो गई है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक बार बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति पद का जो चुनाव है, इसके लिए अगर बात करें हम दलगत स्थिति की, तो इस बार केंद्र की यूपीए सरकार के पास 50% से कम मत हैं। इस वजह से रास्ते इतने आसान नहीं है। ऐसे में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प भी हो चुका है। एक बार नजर डालते हैं राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया और फिलहाल बन रही दलीय स्थिति पर। भारत में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि एक निर्वाचक मंडल करता है। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। यह निर्वाचन एकल संक्रमण मत पद्धति के आधार पर होता है, जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को निर्धारित कोटा प्राप्त करना अनिवार्य होता है। अगर पहले चरण में ही किसी उम्मीदवार को निर्धारित कोटा प्राप्त हो जाता है तो उसे विजयी उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता है। अगर निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं कर पाता है तो अगला चरण चलाया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव सत्ताधारी दल की स्थिति पर निर्भर करता है। वर्तमान में राष्ट्रपति के निर्वाचन में सत्ताधारी दल विशेष महत्वपूर्ण स्थिति में नहीं है, इसलिए दूसरे दलों की स्थिति भी विशेष हो जाती है। वर्तमान में लोकसभा में कांग्रेस को 2 से 6 सीटें प्राप्त हैं। भाजपा के पास 114, समाजवादी पार्टी के पास 22, जनता दल यूनाइटेड के पास 20, तृणमूल कांग्रेस के पास 19, डीएमके के पास 18, बहुजन समाजवादी पार्टी के पास 21, एनसीपी के पास 9 सीटें हैं। यानी कि सत्ताधारी पार्टी लोकसभा में बहुत मजबूत नहीं है। राज्यसभा की अगर बात करें तो कांग्रेस के पास 71, भाजपा के पास 49, बसपा के पास 15, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पास 11, समाजवादी पार्टी के पास 8, तृणमूल कांग्रेस के पास 9 सीटें हैं। यानी कि राज्यसभा में भी सत्ताधारी पार्टी बेहतर स्थिति में नहीं है। अब बात करते हैं राज्यों की। लगभग आधे राज्यों में ही कांग्रेस सत्ता में है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे बड़े राज्यों की विधानसभाओं में कांग्रेस की हालत बहुत पतली है। ऐसे हालात में कांग्रेस अपनी मनमर्जी से राष्ट्रपति नहीं बना सकती है। ऐसे हालात में अब देखना होगा कि किसे उम्मीदवार बनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो एक बार हमने देखा किस तरीके से राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है, लेकिन इस सब के बाद भी आम जनता जिस तरीके से जितना आसानी से प्रधानमंत्री के पद को या कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के पद को या किसी भी दूसरे पद को, लेकिन जनता के दिमाग में भी काफ़ी सारे सवाल ये होते हैं कि राष्ट्रपति पद का जो चुनाव है वो किस तरीके से होता है। जब इस तरीके के आंकड़े आ जाते हैं, कन्फ्यूजन होना लाजमी है और इसीलिए सवाल उठता है कि कौन बनेगा राष्ट्रपति। क्या लगता है आपको, फिलहाल जो दलीय स्थितियां बन गई है, इससे राष्ट्रपति पद जो जितना गरिमामय पद था उतना ही आज है, लेकिन इसको काफी सारे फैक्टर, काफी सारे कारक हैं जो आज ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं? दीपक, दलीय स्थिति से पहले वही चर्चा जो मैं कह रहा था कि आखिर में राष्ट्रपति पद बना क्यों? जी, संविधान में ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि संविधान, राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई खास काम नहीं है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति पद क्यों बनाया गया? और हमने देखा कि आज़ादी के बाद लगातार एक के बाद एक जो 3 राष्ट्रपति आए वो एक सर्वसम्मति से आए और वो उनका स्टेटस ऐसा था, वो उस स्टेचर के लोग थे जिन्हें पूरा देश स्वीकार करता था, देश आदर करता था, देश उनके पीछे चलता था। लेकिन वीवीवी गिरी के बाद वहाँ से राजनीति शुरुआत हुई। आखिर में ऐसा क्या हुआ कि राष्ट्रपति पद भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बाकी पदों की तरह राजनीतिक हो गया, जबकि ये गैर राजनीतिक पद है? उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि सत्ता की भूख। सत्ता की भूख, जो सत्ता पे जब आदमी चढ़ता है तो हर जगह को अपने कब्जे में करने की कोशिश करता है। जैसा हम देख रहे हैं कि राज्यसभा के मनोनीत पदों पर भी, मनोनीत जो सीट हैं उन पे भी जबरदस्ती अपनी पार्टी के लोगों को, अपनी पार्टी के फेवर करने वाले लोगों को डाल दिया जाता है। कुल मिलाकर यही स्थिति राष्ट्रपति पद को लेके हुई। जब सत्ता लगा कि सत्ता को कब्जे में करने के लिए अपने अपने लोग, अपने अपने टपलू और अपने अपने पपलू हर जगह बैठाए जाने चाहिए, तो जब सत्ता की ये मानसिकता हो जाती है, सत्ताधीश की ये मानसिकता हो जाती है, तब उच्च पद भी
उसकी जो स्तर है घटने लगता है। कुल मिलाकर हमारे राष्ट्रपति पद के साथ भी ये हुआ। वीवीगिरी के बाद एक जो चुनाव हुए उसमें हमने इस तरह के राजनेताओं को प्रस्तुत किया जिनको पूरा देश स्वीकार नहीं करता, उनकी राजनीति को स्वीकार नहीं करता। वो किसी एक पार्टी के पिछलगू या एक विचारधारा को मानने वाले थे। उसके बावजूद क्योंकि बहुमत के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसलिए वो चुनकर आए। हाँ, देश ने बीच में एक अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति को दिया जो कि बिल्कुल अलग हटके था, और देश ने देखा भी कि अब्दुल कलाम के राष्ट्रपति बनने के बाद जो एक छवि देश की बदली, जो एक युवाओं में, बच्चों में एक जो उत्साह का जागरण हुआ और जिस तरह से उनको समर्थन मिला वो हम सब ने देखा। तो कुल मिलाकर हमने जब अनुभव भी कर लिया है तो इस पद को यदि गैर राजनीतिक रहना है तो हर दल को कम से कम अपनी दलीय मानसिकता से ऊपर उठकर ऐसे व्यक्ति की खोज करनी होगी जिसके पीछे पूरा देश चले। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है क्योंकि हर जगह राजनीति हर जगह पे कब्जा चाहती है, और उसी का कारण है कि आज राष्ट्रपति पद भी विवादों में है। और शायद यही एक कारण है जिसकी वजह से कि जो जनता है उसके दिमाग में कंफ्यूजन है कि कौन बनेगा राष्ट्रपति। ये चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि क्यों इस पद के साथ बहुत सारी और भी बातें जुड़ जाती है, विवादों में क्यों ये पद आ जाता है, और अलग अलग दलों की तरफ से जो नाम उठ रहे हैं उन पर उन दलों का क्या कहना है।